अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, और ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, इतने सिग्निफिकेंट क्यों है, और ये कैसे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हम सबसे पहले बात करेंगे रिंग स्ट्रक्चर्स की, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की है। दोस्तों, अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें कि बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या है, तो व्हेन अ स्ट्रेट चेन गेट्स एक्स्ट्रा बॉन्ड विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फॉर्म्स रिंग टू हैव मोर स्टेबिलिटी। यानी दोस्तों, बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर क्या है कि एक मॉलिक्यूल अपने ही कंपोनेंट के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जो लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होगा। और उस बॉन्ड के बनाने से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो रिंग नुमा हो जाएगा। इसलिए इन्हें रिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये क्यों बनाए गए रिंग स्ट्रक्चर? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर्स में ये मोर स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इसलिए दोस्तों, ये मॉलिक्यूल्स रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो आमतौर पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाटर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे और मोर स्टेबल हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज की। हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मोनोसेकेराइड वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था कि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। यानी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोस्तों, वो डिफरेंट है। और ये हमने मोनोसेकेराइड वाली वीडियो में भी डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने हमारी मोनोसेकेराइड वाली वीडियो नहीं देखी, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो से पहले आप वो मोनोसेकेराइड वाली वीडियो डिटेल से देखें, ताकि आपको ओलिगोसेकेराइड भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और जो रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हर एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और जो पहला कार्बन है टर्मिनल वाला, उसके पास प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप। जब ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, तो जो पहला कार्बन है वो किसके साथ, वो पांचवें वाले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और नतीजे में हमें रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। दोस्तों, ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जो छठा कार्बन है ग्लूकोज का, वो पार्ट नहीं लेता, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ 5 ही कार्बन हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरेनोज रिंग। एक ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एक ऐसा हेक्सागोनल रिंग जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे पायरेनोज रिंग। दोस्तों, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दोबारा से कन्वर्ट होगा लीनियर स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन अपने कार्बन के पास जाएगा, और यहाँ से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर दूसरी तरफ बात करें फ्रक्टोज की, तो इसका भी 6 ही कार्बन है। हर कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इस दूसरे कार्बन के पास एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोस्तों, क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, इसे तोड़ देगा, और तोड़ने की मद में ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा 5वें नंबर कार्बन के साथ। दोस्तों, फ्रक्टोज का बेसिकली जो साइक्लिक रिंग है, उसमें पहला और छठा कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्ट नहीं लेते। सिर्फ 4 ही कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, और एक ऑक्सीजन की मदद से। इसलिए दोस्तों, ये एक पेंटागोनल रिंग बनाते हैं। अगर दोस्तों ये दोबारा से लीनियर स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहे, तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये ऑक्सीजन दोबारा से दूसरे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और हमें प्रोवाइड होगा एक लीनियर स्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ग्लूकोज कितने टाइप्स के प्रेजेंट है, तो बेसिकली ग्लूकोज का 2 टाइप्स है, एक है अल्फा ग्लूकोज, एक है बीटा ग्लूकोज। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अल्फा ग्लूकोज में जो पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप है, वो नीचे के जानिब होगा,
और जो बीटा ग्लूकोज है उसमें OH ऊपर की जानिब होगा। सबसे पहले प्लांट सेल में अल्फा ग्लूकोज को डिस्कवर किया गया था और अल्फा ग्लूकोज में प्लांट सेल में जो OH है वो नीचे की जानिब था। उसके बाद दोस्तों ग्लूकोज एनिमल्स में डिस्कवर हुआ जिसमें OH ग्रुप ऊपर की जानिब था और उसे नाम दिया गया बीटा ग्लूकोज। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स की, जिन्हें कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। बेसिकली ओलिगोसेकेराइड अपने नाम से ही जाहिर है। ओलिगो से मुराद फ्यू और सेकेराइड से मुराद शुगर्स, यानी दोस्तों ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कुछ शुगर के मिलने से बनते हैं। अगर दोस्तों हम मज़ीद देखें तो अ फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स शुगर्स formed by joining of 2 to 10 simple sugars having less sweet taste and incompletely soluble in water as compared to monosaccharide। यानी दोस्तों ये ऐसे शुगर है कम्प्लेक्स जो कि किस चीज़ की ज्वाइनिंग से बनेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ 2 to 10 सिंपल शुगर्स। यानी दोस्तों जब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं 10 तक, जब शुगर के यूनिट्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, आपस में कंबाइन हो, बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, वाटर की रिमूवल हो, तो दोस्तों उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। दोस्तों अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो ये लेस स्वीट है, और अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इनकम्प्लीटली सोल्यूबल है वाटर में एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड। हमने मोनोसेकेराइड की बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम है स्वीट से, और साथ ही ये इनकम्प्लीटली सोल्यूबल है, यानी ये कम्प्लीटली वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अब दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसमें परेशान या कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड का ही एक किस्म है, एक टाइप है। हमने बात की थी कि ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डाइसेकेराइड में सिर्फ 2 शुगर्स, यानी जब सिर्फ 2 यूनिट ऑफ शुगर्स आपस में मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे कहेंगे डाइसेकेराइड। डाई से मुराद 2 और सेकेराइड से मुराद शुगर्स, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 सिंपल शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड्स है वो बेसिकली मल्टोस, लैक्टोस और सक्रोज है। दोस्तों अगर हम मल्टोस को देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C12H22O11। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली दोस्तों एक ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, यानी दोस्तों 2 ग्लूकोस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक मल्टोस का मॉलिक्यूल। क्योंकि ये हम डाइसेकेराइड की बात कर रहे हैं और डाइसेकेराइड में हम जानते हैं कि सिर्फ 2 ही शुगर्स प्रेजेंट होंगी या 2 ही यूनिट ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होंगी एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, यानी यहाँ पे एक यूनिट ग्लूकोज का है और दूसरा यूनिट ग्लूकोज का है। जब ये आपस में मिलेंगे तो वाटर रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए। दोस्तों कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं, वाटर रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है, और हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, मल्टोज। दोस्तों ये 2 ग्लूकोज या 2 शुगर्स जब आपस में मिलते हैं, दोस्तों जब 2 शुगर्स आपस में अटैच होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मल्टोज के साथ C12H22O11, लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो 2 शुगर्स मिल रहे हैं वो एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज, यानी दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए और हमें मिलेगा एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली एक डाइसेकेराइड है, और एक H2O मॉलिक्यूल जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो रिलीज़ किया जा रहा है। दोस्तों अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है ये हमने डिटेल से पढ़ा था मोनोसेकेराइड वाली वीडियो में। अगर हम जो तीसरा शुगर है सक्रोज जो कि डाइसेकेराइड है, अगर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो ये भी बेसिकली C12H22O11 है, लेकिन स्ट्रक्चर में
स्ट्रक्चर में दोस्तों ये सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अटैचमेंट से या कम्बिनेशन से या ज्वाइनिंग से। बेसिकली दोस्तों एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सक्रोज, और हमें एक H2O मॉलिक्यूल भी मिलेगा क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। दोस्तों अब फंक्शंस की बात करें कि बेसिकली फंक्शंस क्या है। दोस्तों अब फंक्शंस की बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्यों इतने ज़रूरी है और इनके क्यों इतने यूनिक फीचर्स है। तो दोस्तों अगर फंक्शन की बात करें तो हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो हमेशा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमेशा पैथोजेंस वगैरह को किल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एनर्जी दरकार होती है और एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है इन्हीं डाई और ओलिगोसैकेराइड से, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन किया जाता है हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए, वाटर के एडिशन के ज़रिए, और फिर हमें मिल जाते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज फिर मज़ीद प्रोवाइड होते हैं इम्यून सेल्स को। इस तरह हमारे इम्यून सिस्टम में ओलिगोसैकेराइड का एक अहम किरदार है। इसी तरह दोस्तों मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी ओलिगोसैकेराइड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो ओलिगोसैकेराइड बेसिकली शुगर कंटेनर्स भी है, यानी ये स्टोरेज और प्रोटेक्शन करते हैं एक सेल की, एक बॉडी की। दोस्तों अगर शुगर्स नहीं होंगे तो हमारी सेल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, जितने भी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि शुगर्स को हमारे सेल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ओलिगोसैकेराइड एक स्टोरेज के तौर पे हमारे सेल इसको ले सकते हैं, क्योंकि इनके ब्रेकडाउन से हमें ग्लूकोज मिलती है। तो ये एक स्टोरेज भी है और दोस्तों इस तरह एक प्रोटेक्शन भी करते हैं ये हमारे सेल्स को, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं हमारे सेल की। तो इस तरह ये एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे सेल्स, हमारे बॉडी की। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और साथ ही साथ ओलिगोसैकेराइड को डिटेल से जाना। दोस्तों कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।